मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास राग दरबारी के 21वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 22 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शहर में चाय घर, कमेटी रूम, पुस्तकालय और विधानसभा की जो उपयोगिता है, वहीं देहात में सड़क के किनारे बनी हुई पुलिया की है। यानी लोग वहां बैठते हैं और गप लड़ाते हैं। इस समय दिन के लगभग 10 बजे इतवार के दिन रंगनाथ और रुपन बाबू एक पुलिया पर बैठे हुए धूप खा रहे थे और जमाने की हालत पर गौर कर रहे थे। जमाने की हालत अर्थात अंधेरे में पाए गए दो मजबूत स्तनों का गर्मा गर्म स्पर्श। बात रंगनाथ ने शुरू की थी। उसने चाहा था कि वह उस रात की घटना किसी से न बताए। रूपन से वह सिर्फ सामान्य ज्ञान की बात करना चाहता था और साथ ही वह इतना जानना चाहता था कि मोहल्ले में ऐसी कौन कौन सी लड़कियां हैं जो चोली बनाने वाले किसी कंपनी के कैलेंडर में मॉडल की हैसियत से इस्तेमाल हो सकती हैं। उसने जब रूपन से बात शुरू की तो ऐसा जान पड़ा था जैसे वह उस कंपनी का प्रचार अधिकारी हो और लड़कियों या उनके स्तनों में उसकी दिलचस्पी बिल्कुल कारोबारी तौर की हो। रूपन बाबू ने जब उससे इस विषय पर जरा गहराई से बात करनी चाहिए तो गहराई की बहस में आ जाने पर प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी की तरह वह इधर उधर कतराने लगा। उसने बात को मोड़कर लड़कियों की तंदुरुस्ती पर उतारा और द ग्रेट इंडियन ब्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रचार अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर अखिल भारतीय नागरिक स्वास्थ्य संघ के महामंत्री का ओहदा संभाल लिया। पर रूपन बाबू के सवालों ने उसे उस कुर्सी पर भी नहीं टिकने दिया और थोड़ी देर तक अधेरे, जाड़े, भूत प्रेत आदि का जिक्र करते रहने के बाद रंगनाथ को महसूस हुआ कि धीरे धीरे न चाहते हुए भी उस रात की घटना का पूरा विवरण वह रूपन बाबू को सुना चुका है। रूपन बाबू बड़े ध्यान से सुनते रहे और रंगनाथ की बात खत्म होते होते उन्हें लगा कि भट्ठी में बैठे हैं। उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी गर्मी और तनाव महसूस हुआ, जैसा कि लड़कियों की बात चलने पर उनके साथ हमेशा हो जाता था। उन्हें यकीन हो गया कि छत पर आने वाली लड़की बेला थी और जिसको वह आत्मसमर्पण करना चाहती थी वे स्वयं रूपन बाबू थे। मेरा प्रेम पत्र अब रंग ला रहा है और वह कसमसा रही है, उन्होंने अभिमानपूर्वक सोचा और उसके साथ खुद ही कसमसाने लगे। उस रात छत पर मैं खुद क्यों नहीं सोया, इस अफसोस ने रूपन बाबू के गले में एक सिनेमा का गाना लाकर लटका दिया। पर इस वक्त उन्हें रंगनाथ के आगे एक समझदार आदमी की तरह का रूप प्रकट करना था, इसलिए ऊपर से वे एक समझदार आदमी की तरह बैठे रहे। उन्हें चुप देखकर रंगनाथ ने बात दोहराई। उसके आने और जाने का मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह मेरी छाती पर झुकी बैठी थी और रूपन बाबू बड़प्पन के साथ बोले, हो जाता है, कभी कभी ऐसा धोखा भी हो जाता है। पता नहीं कौन था, कोई आया भी था या नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, जबान बंद रखो। हो सकता है सपना देखा हो, सचमुच भी हो सकता है। रंगनाथ को इस व्याख्यान में ऐतराज की दो बातें मालूम थी। एक तो यह कि रूपन बाबू उसके अनुभव को सपने की बात कहकर टाल देना चाहते थे और दूसरे यह कि बार बार वे उस लड़की के लिए पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे थे। उसने कहा, उसमें धोखा हो ही नहीं सकता। मैं जाग रहा था, वह आकर मेरी चारपाई पर बैठी थी, मेरे ऊपर झुकी थी। ठीक है, ठीक है। अपने हाथ से कुछ काल्पनिक मच्छरों को उड़ाते हुए रूपन बाबू बोले,
मान लिया सचमुच ही कोई आया था, पर इस बारे में कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं। कोई आया था। रंगनाथ ने आंख मूंद कर एक बार कोणार्क की सूर सुंदरियों का सरसरी तौर पर मुआयना किया और 20 बार मन में दोहराया, आया था नहीं, आई थी। रुपन बाबू, तुम कभी आया था कि आगे भी सोच पाओगे या नहीं? उसके दूसरे दिन बादाम खत्म हो गया था और उसे खरीदने के लिए रंगनाथ को शिवपालगंज का चक्कर लगाना पड़ा। पंसारियों की 2-4 दुकानें थी, वहां उसे आगे लिखी हुई बातें मालूम हुई। बादाम अब कौन बेचे, खाने वाले कहाँ रह गए? बादाम को हजम करना कोई मामूली बात है? उसे पचाने के चक्कर में बड़े बड़े पहलवानों की हवा बंद हो जाती है। फिर बादाम खरीदने वाला कौन? गेहूं चना बादाम के मोल बिक रहा है, वही मिल जाए बड़ी बात है। बद्री पहलवान पहले बादाम खाते थे, तब हम लोग भी उसे दुकान में रखते थे। अब वे भी दूध घी के ऊपर चल रहे हैं और उनके छोटे भाई रुपन हैं, वे चियां जैसा मुंह लिए चाय बिस्कुट के सहारे जी रहे हैं। अब यहाँ बादाम वादाम नहीं मिलता। सच पूछो तो बादाम का भी अब नाम ही नाम है। बढ़िया कागजी बादाम अब आता कहाँ है? आता है तो शहर का शहर में ही रह जाता है, बाजार में घुसने ही नहीं पाता। नए नए सेठ साहूकार बढ़ रहे हैं, वे पहले ही खरीद कर लड्डू बनवा डालते हैं, मनमाना खाते हैं और खाकर हग देते हैं। बादाम कोई ऐसी अच्छी चीज थोड़े ही है, पेट को ईंट जैसा बना देता है। उसे बिना मुनक्के के खाना ही नहीं चाहिए। मुनक्का अच्छी चीज है, कमजोर कोठे के लिए दस्तावर है, पर तंदुरुस्त आदमी का पेट हल्का होता है। मुनक्का लोगे? देखो, ये है असली मुनक्का। शिवपालगंज है इसलिए मिल जाएगा। शहर होता तो दिन भर चक्कर काटते, यह चीज वहां नहीं मिलेगी। बकरी की लेड़ी जैसा मुनक्का देखते देखते रंगनाथ इसी नतीजे पर पहुंच गया कि गांव में खरीदने के लिए आदर्श पदार्थ सिर्फ वही है जो श्री मैथिली शरण गुप्त ने आज से लगभग 50 साल पहले लटके हुए देखे थे। काशी फल कुसमांडा कहीं है, कहीं लौकियां लटक रही हैं। सुना है शिवपालगंज से 2 मील दूर एक दूसरे गांव में पंसारियों की कुछ दुकानें हैं, जहां अच्छा बादाम मिल जाने की संभावना है। रंगनाथ वहां के लिए चल दिए। रास्ता काफी दूर पगडंडी वाला था, पर उस पर जगह जगह बबूल की कांटेदार टहनियां रखी थी। खाइयां और नालियां खुद गई थी और कहीं कहीं ऊंची मेड़े बांध दी गई थी। किसानों की यह भावना कदम कदम पर स्पष्ट हो रही थी कि वे नहीं चाहते कि कोई चिड़िया भी उस रास्ते से निकले, पर आदमी जो आज मंगल ग्रह और चंद्रमा तक राह बनाने के लिए तैयार है, इन विघ्न बाधाओं को कुचलकर कहीं खेतों के बीच से और कहीं नालियों के अंदर से रास्ता निकाल चुका था। एक भलमानुस उधर ही जा रहा था। रंगनाथ उसके पीछे हो लिए। उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उसने कहा कि वैद्य जी का भांजा हूं। उस आदमी ने इज्जत के साथ कहा, मैंने आपका नाम सुना था, आज दर्शन हो गए। सुना है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बीए एमए हैं। रंगनाथ ने जवाब में कहा, यह रास्ता बहुत गड़बड़ है, पता नहीं लोगों ने बबूल की ये डालें क्यों गाड़ रखी है। उसने जवाब दिया कि अब कोई किसी को टोकने वाला तो है नहीं, जो चाहता है रास्ते में मेड़ बांध देता है, बबूल गाड़ देता है। रंगनाथ ने कहा, क्यों, गांव पंचायत तो है? उसने कहा कि हाँ, पंचायत तो है, पर वह सिर्फ जुर्माना करती है। जमींदार था तो जूता लगाता था। उसने समझाया कि हिंदुस्तान साला भेड़िया घर मुल्क है, बिना जूते के काम नहीं चलता। जमींदारी टूट गई है, जूता चलना बंद हो गया है, तो देखो सरकार को खुद जूतम पैजार करना पड़ता है। रोज कहीं न कहीं लाठी या गोली चलवानी पड़ती है। कोई करे भी तो क्या करे, ये लात के देवता हैं, बातों से नहीं मानते। सरकार को भी अब जमींदारी तोड़ने पर मालूम हो गया है कि यहाँ असली चीज कोई है तो जूता। रंगनाथ ने कहा, यह भी कोई बात हुई? जूते के सहारे लोगों को कब तक तमीज सिखाई जाएगी? उस आदमी ने कहा कि जूता तो चलते ही रहना चाहिए, जब तक बदमाश की खोपड़ी पर एक भी बाल रहे,
जूते का चलना बंद नहीं होना चाहिए। आदमी का मूड खराब था, इसलिए रंगनाथ चुप हो गया। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वह आदमी अचानक बोला, बीए का ओहदा बड़ा होता है कि वकालत का? रंगनाथ ने कहा, क्या बड़ा क्या छोटा, सब एक है। सो तो मैं जानता हूं। फटीचर देश में बड़े छोटे सब एक ही हो गए हैं, पर असलियत में बड़ी कौन चीज है? वकालत की बीए। रंगनाथ ने टालने के लिए कहा, वकालत तो समझ लो कि मेरा लड़का वकील है। रंगनाथ ने पूछा, कहाँ रहता है? वकील के बाप ने अहंकार से कहा, वकील कहाँ रहते हैं? वह यहाँ गांव में थोड़े ही है, शहर में बस गया है। 3 साल से वकालत कर रहा है। तब तो बड़े वकीलों में गिना जाता होगा। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। तुम्हारे गांव का जोगनथवा है ना, उसकी तरफ से खड़ा हुआ है। वैद्य जी यहाँ हाथ पांव पटक कर रह गए। दरोगा ने जमानत नहीं ली। वहां उसने इजलास में खड़े खड़े जमानत करा ली। उसका हाथ भी रईसों का है। वकालतनामा मैंने ही भराया था। उसने 5 रुपए मेरे हाथ में भी ठूंस दिए। रंगनाथ ने वकील के बाप का हौसला बढ़ाना चाहा। इसका मतलब यह है कि कमाता अच्छा है। वह आदमी चौकन्ना हो गया। उसने मुड़कर रंगनाथ का चेहरा देखा और आवाज को मरियल बनाकर कहने लगा, अच्छा क्या? हाँ, यह कहो कि अब चाहे अच्छा ही कह लो। बस ऐसा ही वैसा है भैया। कमाई तो अब तुम्हारे मामा की है। कैसी बैठक चमकाई है। इमली का चियां भी पुड़िया में बंद करके किसी को दे दें तो 1 रुपए का हो जाएगा। वक्त की बात है। अपनी ईर्षा छिपाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। शुद्ध देहाती ढंग से वह वैद्य जी पर कोड़े बरसाने लगा। देखते देखते इतने बड़े नेता हो गए। पहले सीधे साधे थे, अब जितना जमीन के ऊपर हैं उतना ही नीचे धंसे हुए हैं। पेशाब में चिराग जल रहा है। अंत में उसने कहा, पर दरोगा जी ने जोगनथवा के मामले में उन्हें घास नहीं डाली। बंदर की तरह कटघरे में बैठा कर जोगनथवा को जेल भेज दिया। उसने पुरानी बात दोहराई, मेरे लड़के ने जमानत न कराई होती तो जेलर के बच्चे को गोद में खिला रहा होता। पेशी कब है? जोगनाथ के मुकदमे की? अनारी मजरेट का इजलास का मुकदमा। उसमें जब चाहो तभी पेशी लग जाएगी। मेरा लड़का आजकल घर आया है, 2-4 दिन बाद शहर वापस जाएगा। तब किसी दिन पेशी डलवा लेगा। वे लोग जहां से निकल रहे थे वहां जमीन नीची थी और चारों ओर झाड़ झंखाड़ थे। कांसों का जंगल सा फैला हुआ था। कांस सूख कर कड़े हो गए थे, पर पगडंडी पर चलने वालों के जिस्म से टकराते थे। कांसों की फुनगियां एक जगह पगडंडी के आर पार झूल रही थी। उन्हें हटाकर निकल जाने के बजाय रंगनाथ ने उन्हें पकड़ लिया और एक मोटी सी गांठ लगा दी। रास्ता कुछ हद तक साफ हो गया। कुछ आगे कांस के एक दूसरे झाड़ में भी उसने इसी तरह की एक गांठ लगा दी। वकील का बाप खड़ा होकर रंगनाथ की इस हरकत को देखता रहा। जब कांस की फुनगी पर एक बड़ी सी गांठ लग गई तो उसने पूछा, यह क्या है? क्या? यह गांठ जो लगा दी है? वह गांठ? वह बताने जा रहा था कि यह रास्ते पर कांस को फैलने से रोक देगी, पर वकील के बाप का चेहरा देखकर वह रुक गया। उसे लगता था कि वह किसी भारी रहस्य का पता जानना चाहता है। रंगनाथ ने मन में सोचा, ऐसा चाहते हो तो वहीं सही। उसने कहा, किसी से कहना नहीं। मामा ने बताया कि रास्ते में कांस का एक जंगल है, वहां फुनगी में गांठ लगा देना, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वकील के बाप ने संशयपूर्वक कहा, पहले कभी नहीं सुना था। मैंने भी नहीं सुना था। लापरवाही से कहकर वो आगे बढ़ा। वकील का बाप अब उसके पीछे हो लिया था और वकालत के बारे में फिर से बातें करने लगा था। एमए बीए में कुछ नहीं रखा है। पहले हमारे यहाँ एक कविता कही जाती थी कि क्या है देखो, याद नहीं आ रही है। हाँ, आखिर में है, पास है मिडिल मुलु घास छिली आवे ना। अब उसी को बदलकर कहा जा सकता है कि बीए भय पास मुलु घास छिली आवे ना। आजकल एमए बीए टकासेर में बिकते हैं। तुमको तो वकालत पास करना था। वकील बनकर ठाठ से कचहरी में तख्त डालकर बैठते। जिसका मामा गजहा हो, ऊपर से वैद और फिर नेता, उसे मुकदमे की क्या कमी।
रोज 10-20 मुकदमे तो तुम्हारे मामा के ही लगे रहते होंगे। रंगनाथ ने इस सलाह के बारे में कोई राय नहीं जाहिर की। बस चलते चलते रुककर उसने कांस के झाड़ में तीसरी गांठ लगा दी और कहा, जय हनुमान की। वकील का बाप इस बार खड़ा हो गया था। रंगनाथ के मुंह से हनुमान का नाम निकलते ही उसके हाथ भी कांस के एक झाड़ पर पहुंच गए और एक गांठ लगाने में व्यस्त हो गए। रंगनाथ को उसने समझाया, सोचा मैं भी एक गांठ लगा दूं, कुछ टेंट से थोड़े ही जाता है। रंगनाथ ने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया, जय हनुमान की। वकील के बाप ने तत्काल गांठ को प्रणाम करके दोहराया, जय हनुमान जी की। एक काली कलूटी औरत सिर पर एक गंदी सी पोटली रखे हुए उनके पीछे आ रही थी। पहले वह काफी दूर थी, पर गांठ लगाने के लिए जब वे रुके तो वह उनके पास पहुंच गई। वह लगभग 45 साल की थी, पर चेहरों से बुढ़ी लगती थी। वैसे चेहरे के नीचे निगाह डालने पर मैदान काफी भरा पूरा नजर आता था। उसके सलूके के 2 बटन खुले थे, पर उसके मुंह के ऊपर मीराबाई की सी तन्मयता थी और निश्चय ही उसे यह एहसास नहीं था कि उसके 2 बटन खुले हुए हैं या बटन खुल जाने से उसका कोई नफा नुकसान भी है। रंगनाथ ने पहली निगाह में ही यह प्राकृतिक दृश्य देख लिया और उनके बाद वह वकील के बाप को देखने लगा। पर वकील के बाप ने यह नहीं देखा कि वह उसे देख रहा है, क्योंकि वह खुद उसी प्राकृतिक दृश्य को देखने में तल्लीन हो गया था जिसे रंगनाथ पहले देखकर छोड़ चुका था। औरत ने बकरी की तरह मिमियाते हुए पूछा, क्या कर रहे हो भैया? रंगनाथ को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वकील का बाप पहले ही बोल पड़ा, दिखाई नहीं देता? हनुमान जी की गांठ लगा रहे हैं। औरत ने गठरी सिर से उतार कर नीचे रख दी और कहा, हम जनाना है, हमारे लिए कोई मनाही तो नहीं है। भगवान के दरबार में तो सब एक है, क्या मर्दाना क्या जनाना। वकील के बाप ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे इस वक्त वह सीधे भगवान का दरबार देखकर लौट रहा हो। औरत ने अपने दोनों हाथ कांस के एक झाड़ में खोस दिए और श्रद्धापूर्वक बोली, जय बजरंग बली की। बादाम तो नहीं मिला, पर नाई की एक दुकान पर बैठा हुआ सनीचर मिल गया। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्लिनिक की जो हैसियत होती है, नाइयों की जगत में वह हैसियत इस दुकान की थी। यानी दुकान कहीं नहीं थी और सब जगह थी। गर्द भरी कच्ची सड़क के किनारे नीम का एक पेड़ था। उसी के नीचे नाई बोरा बिछाकर बैठा था। उसके आगे एक ईंट गड़ी हुई थी। ईंट के ऊपर सनीचर न बैठा था न खड़ा था, सिर्फ था। नाई उसके पीछे बालों पर मशीन चला रहा था। सिर के किनारे का झाड़ झंझाड़ कट चुका था। सिर के असली हिस्से पर बड़े बड़े बाल इस तरकीब से छोड़ दिए गए थे कि दूर से गोल टोपी की तरह दिखें। संक्षेप में सनीचर अंग्रेजी ढंग के बाल कटवा रहा था। उसने रंगनाथ की आवाज सुनी और नाई के जोरदार हाथ और मशीन के दबाव के बावजूद सिर को मोड़ा। कनखियों से देखते हुए बोला, शिवपालगंज के सब नाई एक जगह गमी में चले गए हैं, सोचा कि चलकर एक बार यहीं बाल कटवा लिए जाए। बात कुछ रौब से कही गई थी, जैसे सनीचर हर चौथे दिन बाल कटवाता ही रहता हो। पर सच बात तो यह थी, और इसे रंगनाथ भी जान गया था, कि बालों के मामले में सनीचर का रवैया बिल्कुल अपने ढंग का था। यानी साल भर तक तो न वह खुद उन्हें छूता न किसी को छूने देता, और फिर अचानक किसी दिन वह उन पर एक किनारे से उस तरह चलवाने के लिए बैठ जाता है। रंगनाथ समझ नहीं पाया कि इस हजामत के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है। वह चुपचाप खड़ा रहा। नाई ने रंगनाथ को रुका देखकर बाल काटने बंद कर दिए और सनीचर की खोपड़ी को 2 उंगलियों से ठेलकर कहा, उठो अब हो गया। सुनते ही वह ईंट के ऊपर एक पांव टेक कर खड़ा हो गया। जेब से एक दुवन्नी निकालकर उसने नाई को दी और जब नाई ने उसे बिना देखे ही खोटी बताकर वापस लौटा दिया तो बिना किसी प्रतिवाद के उसने एक दूसरी दुवन्नी उसके हाथ में टिका दी और रंगनाथ की ओर आंख मारकर इशारे से बताया कि उसने पहले नाई के साथ मजाक किया था। इसके बाद जैसे कोई सिपह सलार लड़ाई के मैदान में फतह पाकर जिस्म पर दुश्मनों का खून लसटे हुए अकड़ के साथ वापस लौट रहा हो, अपने बदन पर बालों के लच्छों को बिखराए हुए
वह रंगनाथ के साथ आकर खड़ा हो गया। रंगनाथ उससे 2 हाथ दूर हट गया। सन्निचर ने उससे वहां तक आने का कारण पूछा और रंगनाथ ने उसे अपने बादाम संबंधी अनुभव बताए। सन्निचर ने कहा, शिवपालगंज के बनिया बक्काल सब मनमाने हो गए हैं, 2 छटाक बादाम तक नहीं रख सकते। फिर जिस तरह दिल्ली से हिंदुस्तान की गिरी हुई खाद्य स्थिति के बारे में बार बार आश्वासन मिलता है, उसने बड़प्पन के साथ कहा, पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रंगनाथ को सनीचर की बातचीत में एक नए आत्मविश्वास की झलक दिख पड़ी, जो पिछड़े हुए देशों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उसने सोचा, ऐसे आदमी को प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए। तब तक सनीचर की बातचीत 2-4 मिनट आगे पहुंच गई थी। वह कह रहा था, बाबू रंगनाथ, शिवपालगंज अब ठीक होकर रहेगा, इस तरह की मनमानी थोड़ी ही चलेगी। रंगनाथ को लगा कि बात अभी शिवपालगंज की दुकानों पर बादाम के अभाव को ही लेकर हो रही है और शायद सनीचर उसे कुछ ज़्यादा खींच रहा है। पर जब उसने आगे की बात सुनी तो उसे यकीन हो गया कि इन बातों का बादाम से संबंध नहीं है। वे सिर्फ बातें हैं जो हम लोग बिना किसी खास मतलब के एक तरह से यूं ही करते रहते हैं। बाबू रंगनाथ, तुम समझते क्या हो? यह शिवपालगंज है, क्या कहते हैं उसे, पूरा एटम बम। जब तक नहीं फूटता तब तक नहीं फूटता, सिलिल सिलिल करता रहता है। जब भड़ाक से फूटेगा तब जान पड़ेगा कि ठंडा था या गर्म। उसने एक पुरानी बात दोहराई, घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है। आज सनीचर की हालत अजीब सी हो रही थी। वह बार बार मुट्ठियां भींचता था और मुंह से सिसकारी भरता था। कभी तेज चाल चलने लगता, जैसे अभी अभी वह घोड़े की लात खा चुका हो पर सह न पाया हो, और कभी मुंह के भीतर कोई बात कहते कहते उसे फेन की शक्ल में अपने होठों के कोनों पर फैला लेता। यह सब तो था ही, ऊपर से आज उसने हजामत बनवाई थी। रंगनाथ ने यह सब ध्यान से देखा और सुना, पर समझ नहीं पाया। वे आम के एक भारी पेड़ के नीचे से निकले। एक चील बड़े जोर से बोली। सनीचर ने कहा, यह साली भी बिना मतलब टाँ टाँ कर रही है। उसी सांस में उसने दूसरी एक बात कही, रामाधीन बेटा, इस बार खुद अखाड़े में उतर रहे हैं। इन दोनों बातों का संबंध रंगनाथ की समझ में नहीं आया। उसने पूछा, किस अखाड़े में? सनीचर ने ताजुब के साथ उसे देखा और जवाब देने से कतरा गया। फिर देह पर गिरी हुई बालों को हवा में बिखेरता हुआ बोला, होगा, उसका भी इलाज होगा, देखते जाओ, एटम बम फूटने दो। आम का बाग खत्म हो गया। वे अब वहां आ गए थे जहां कांसों का जंगल था। पगडंडी पर रंगनाथ आगे आगे चला ताकि सनीचर के जिस्म पर गिरे हुए बाल उड़कर उसके ऊपर न आए। अचानक वह खड़ा हो गया। कांस के झाड़ों पर उन्हें एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। रास्ते के किनारे किनारे लगभग 100 गज तक कांसों की फुनगियों पर गांठें बंधी थी, जैसे कठपुतली के खेल में सिपाही लोग पूरे स्टेज पर मुरेठा बांधकर तने खड़े हों। एक आदमी कांसों की फुनगी पर एक नई गांठ लगा रहा था। सनीचर ने सांड की तरह हुंकार कर कहा, अबे ओ खंडूस, क्या कर रहा है? वह रंगनाथ से कहने लगा, देखा इन गवारों को, सारा जंगल का जंगल खराब किए डाल रहे हैं। पता नहीं किस साले ने गांठें लगा दी हैं। रंगनाथ चौंक कर सनीचर का मुंह देखने लगा। उसके मुंह से आज गालियां कुछ ज्यादा तेज रफ्तार से निकल रही थी। उसने पूछा, इन गांठों से किसी का कोई नुकसान है क्या? है, क्यों नहीं, मालूम है यह जमीन शिवपालगंज गांव सभा की है, वह रोब के साथ बोला। समझे बाबू रंगनाथ? कहते कहते उसने गांठ लगाने वाले आदमी को गाली देने के लिए ऊंट की तरह अपनी गर्दन ऊंची की और यह बताते हुए कि वह आदमी नारी शरीर के किस हिस्से से बाहर निकला था, एक सवाल किया, कांस तुम्हारे बाप के हैं क्या? उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, और नहीं तो क्या, तुम्हारे बाप के हैं। झगड़ा बचाने के लिए रंगनाथ आगे बढ़ा और बोला, गाली गलौज न करो भाई। ठंडी आवाज में उसने उस आदमी से पूछा, क्या कर रहे हो? जो सारी दुनिया कर रही है हम भी कर रहे हैं। उसने अकड़कर इस तरह कहा जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक काम कर रहा हो। सनीचर ने कहा, पर मालूम भी है यह जगह शिवपालगंज गांव सभा में लगती है। गांठ लगा देने से काश की बाढ़ मारी जाएगी। कुछ पता भी है, चालान हो जाएगा तो भागे भागे फिरोगे।
तब यह तुम्हारी दुनिया तुम्हारे काम न आएगी। चालान कौन साला करेगा? साला नहीं, चालान तुम्हारा बहनोई करेगा। मैं, आंख खोलकर देख लो, तुम्हारे ही आगे खड़ा हूं, पंचहत्था। रंगनाथ की ओर देखते हुए उसने अपनी बात साफ की। हाँ रंगनाथ बाबू, मैं आज प्रधानी के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहा हूं। 15 दिन के भीतर ही देख लेना। रामाधीन की छाती पर चढ़कर आऊंगा और देखूंगा कौन साला मेरी गांव सभा का तिनका तक छू लेता है। आहा, यह बात है। तभी अंग्रेजी बाल कट रहे हैं। पेड़ पर बैठी हुई चील के बोलने पर ऐतराज हो रहा है। एटम बम फटने वाला है। गांव सभा के जंगल के बारे में इतनी हुकूमत बढ़ती जा रही है। सारी बात रंगनाथ की समझ में आ गई। नामजदगी का पर्चा आज ही दाखिल किया जाएगा? अभी अभी इसी वक्त, सनीचर ने जोश से कहा। पर्चा पहले दाखिल करूंगा, नहाऊंगा बाद में। उसने चलताऊ नजर गांठ बांधने वाले आदमी पर यह देखने के लिए डाली कि उस पर रोब पड़ा है या नहीं, पर नतीजा साफ था। सनीचर के रोब का असर सनीचर तक सीमित रह गया था। जैसा हिंदुस्तान का एशिया और अफ्रीका की नेतागिरी करने का दावा। वह आदमी इत्मीनान से कहने लगा, चलो अच्छा है, तुम ही प्रधान हो जाओ, किसी न किसी को तो होना ही है। हिकारत के साथ उसने जोड़ा, गांव पंचायत भी क्या है, सरकारी चोंचला। सनीचर को अपमान का आभास हुआ। बोला, चोंचला तो है, पर 15 दिन बाद देख लेना शिवपालगंज में कास का तिनका तक छूने पर क्या होता है। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, यही है तो न छूऊंगा। यह गांठ वाली पूजा तो शिवपालगंज से ही निकली थी, वहीं तक रह जाएगी। रंगनाथ ने सामने बधी हुई दर्जनों गांठों की ओर देखा। पूछा, यह कैसी पूजा है? क्या पता कैसी है। सुनते हैं हनुमान जी ने वहां किसी को सपना दिया था, उन्हीं के हुक्म से लोग वहां गांठ बांधने लगे हैं। सनीचर ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। कहा, तो फिर मौत से गांठ बांधो भाई, धर्म कर्म के मामले में कोई रोक टोक नहीं है। इतना बोलकर उसने जितना भी रही हो सारी की सारी अक्ल सोचने में लगा दी और रंगनाथ से कहा, पर बाबू रंगनाथ, हमने तो कहीं सुना नहीं, यह सपना किसको हुआ था? मैं जब आया था यहाँ पर कोई गांठ नहीं थी। रंगनाथ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे तो मामा ने कहा था कि उधर जाना तो एक कास गांठ की फुनगी पर लगा देना। मैंने लगा दी। यह हनुमान जी की गांठ है, मामा बताते थे। सुनते ही सनीचर की अक्ल पर हनुमान जी चढ़ गए। बिना दुम के बंदर की तरह छलांग लगाकर वह कांस के ऊपर एक ऊंचे झाड़ के पास पहुंचा और उसमें गांठ बांधने लगा। उस दौरान उसने कई बार जय बजरंग का नारा लगाया, रामाधीन को कई एक गालियां सुनाई और उपसंहार में कहा, सच्चे का बोल बाला है, दुश्मन का मुंह काला है। रंगनाथ ने जोड़ा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, मुक्ति है। सनीचर ने नहीं सुना। सुनता तो ऐतराज करता। हालांकि धार्मिक हिसाब से यह बात बड़ी पक्की है और राम नाम से संबंधित होने के कारण किसी भी मौके पर कही जा सकती है। सनीचर ने गांठ बांधकर एक बार फिर हनुमान जी का नाम लिया और अपने पीछे अंडरबियर पर दोनों हाथ पोंछते हुए वहां पर दुम नहीं है इस कमी पर ध्यान न देकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रंगनाथ के दिमाग पर शांति और आत्मगौरव की एक छाया धीरे धीरे उतरी। बिना समझे बुझे आज उसने नए संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया था, जिसका दर्शन पुराण कर्मकांड कुल मिलाकर इतना था कि काश की फुनगी पर एक गांठ लगा दी जाए। उसने अपने आप को बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि की कतार में खड़े हुए पाया और मन ही मन उसने सवाल किया, उस्ताद, अपने बारे में जानता हूं, पर तुम अपनी कहो, नया संप्रदाय चलाने की बात तुम्हें कैसे सूझी थी? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के 22वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।